यह कहानी एक ऐसे विनाशकारी भविष्य की दुनिया को दिखाती है जहां प्राकृतिक आपदाएं आम बात बन चुकी हैं। दर्जनों मीटर ऊंची समुद्री लहरें अचानक तट पर टूट पड़ती हैं और किनारे रहने वाले लोग पल भर में समुद्र के पानी में समा जाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही वर्षों में ऐसी भयानक आपदाएं रोजमर्रा की बात बन जाएंगी। आसमान से गिरती उल्काओं की बारिश भी अब असामान्य नहीं रही। लेकिन सबसे डरावनी चीज है रेडिएशन स्टॉर्म, यानी विकिरण तूफान। यह न केवल पहले से तबाह हो चुकी धरती को और नष्ट करता है, बल्कि इसकी तीव्र विकिरण शक्ति कई किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर जीवित प्राणी को मार सकती है। आज की धरती हर तरह की आपदाओं से छलनी हो चुकी है। कहानी का नायक जॉन अपने परिवार के साथ आइसलैंड के एक बंकर में छिपकर किसी तरह जीवित है। बाहर लगातार भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। बंकर की संरचना कमजोर पड़ चुकी है और राशन भी तेजी से खत्म हो रहा है। सभी जानते हैं कि यह जगह ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्हें नया रास्ता खोजना ही होगा। एक दिन जॉन हमेशा की तरह सुरक्षात्मक पोशाक पहनकर सामान की तलाश में बाहर जाता है। समुद्र किनारे उसे कुछ लाइफ बोट तैरती दिखाई देती हैं और थोड़ी दूरी पर एक जर्जर विध्वंसक युद्धपोत भी नजर आता है। वह उत्साहित होकर जहाज में घुसता है, लेकिन अंदर सिर्फ कुछ जली हुई लाशें मिलती हैं, कोई जीवित नहीं। वह वहां से जरूरी सामान इकट्ठा करता है। एक डायरी में उसे एक बैंगनी फूल का नमूना मिलता है जो इस उजड़े संसार में लगभग विलुप्त हो चुका है। जैसे ही वह उसे जेब में रखता है, उसके साथी की चेतावनी सुनाई देती है। रेडिएशन तूफान आने वाला है। अचानक आसमान काला पड़ जाता है। धुंध और बिजली से भरा विकिरण तूफान तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। जॉन भागते हुए किसी तरह बंकर तक पहुंचता है। बंकर के अंदर प्रबंधन टीम गंभीर स्थिति पर चर्चा कर रही है। सतह पर विकिरण कम होने की गति बहुत धीमी है। शायद कई साल और लगेंगे खेती करने लायक हालात बनने में। समुद्र का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। कनाडा और अमेरिका के बड़े हिस्से डूब चुके हैं। तभी एक चश्माधारी जलवायु वैज्ञानिक बताता है कि फ्रांस के दक्षिण में धूमकेतु के गिरने से बना एक विशाल क्रेटर अपनी विशेष संरचना के कारण विकिरण तूफानों को रोकता है। वह जगह सुरक्षित क्षेत्र बन चुकी है, लेकिन समस्या यह है कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि वह क्षेत्र युद्धग्रस्त है। इसी बीच जॉन अपनी पत्नी एली को वह बैंगनी फूल देता है। 5 साल बाद फूल देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। उनका बेटा नेथन चुपचाप यह सब देख रहा होता है। तभी एक भयंकर भूकंप आता है। इस बार झटके पहले से कहीं ज्यादा तेज हैं। जमीन फटने लगती है और बंकर की इमारतें गिरने लगती हैं। लोग घबराकर भागने लगते हैं। जॉन समझ जाता है कि अब यहाँ रहना असंभव है। वह जल्दी से सामान समेटता है और परिवार के साथ निकल पड़ता है। मुख्य द्वार पर भीड़ जमा है, इसलिए वह एक गुप्त रास्ते से बाहर निकलता है। बाहर आकर वे देखते हैं कि एक और शक्तिशाली भूकंप आया है। अब पूरा द्वीप असुरक्षित हो चुका है। जॉन को याद आता है कि समुद्र किनारे लाइफ बोट है। शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद है। बहुत से लोग उसी दिशा में भाग रहे हैं, कुछ तो बिना सुरक्षात्मक उपकरण के ही। पहली नाव लोगों से भर चुकी है, फिर भी लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन अपने परिवार के साथ दूसरी नाव तक पहुंचता है और किसी तरह अंदर जगह बना लेता है। एक सैनिक जैसी वर्दी पहने व्यक्ति दरवाजा बंद करने का आदेश देता है, वरना नाव डूब सकती है। जो लोग पीछे रह जाते हैं वे मजबूरी में किनारे खड़े रह जाते हैं। तभी अचानक कई दर्जन मीटर ऊंची सुनामी की लहर उठती है और तट पर मौजूद लोगों को बहा ले जाती है। छोटी सी लाइफ बोट समुद्र में पत्ते की तरह डगमगाती है, लेकिन उसकी मजबूत संरचना के कारण वह टूटती नहीं। किसी तरह वे इस आपदा से बच जाते हैं। जॉन हवा की गुणवत्ता जांचता है और पाता है कि समुद्र के ऊपर की हवा साफ है। सब लोग अपने मास्क हटाकर ताजी हवा में सांस लेते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ झलकती है। उनका घर अब खत्म हो चुका है। आगे का रास्ता अनिश्चित है। एली को बैठक में हुई चर्चा याद आती है। पहले इंग्लैंड में उतरना होगा, फिर वहां से फ्रांस के सुरक्षित हरे क्षेत्र की ओर बढ़ना होगा। सभी इस योजना से सहमत होते हैं। रास्ता कठिन है, लेकिन अगर वे सफल हुए तो शायद उन्हें दोबारा अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कहानी यहीं पर उनके अनिश्चित लेकिन उम्मीद भरे सफर के साथ आगे बढ़ती है। समुद्र के बीच वह छोटी सी नाव अकेली तैर रही थी। तंग और घुटन भरी जगह में जॉन किसी तरह हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करता है। वह अपने बेटे नेथन से कहता है कि आसमान की ओर देखो, इतना साफ और खूबसूरत तारों भरा आकाश 5 साल पहले कभी दिखाई नहीं देता था। लेकिन इस सुंदरता के बीच भी डर छिपा था। अचानक एक और उल्का धरती की ओर गिरती दिखाई देती है। कौन जाने इस बार वह किस बदकिस्मत जगह पर गिरेगी। कुछ ही दिनों में नाव का राशन लगभग खत्म हो जाता है। सब लोग भूख से निढाल होकर एक दूसरे से सटकर बैठे रहते हैं। तभी अचानक नाव जोर से हिलती है। जॉन बाहर झांकता है और स्तब्ध रह जाता है। समुद्र में केवल कुछ ऊंची इमारतों की छतें दिखाई दे रही हैं। वह तुरंत पहचान लेता है कि उनमें से एक लिवरपूल की प्रसिद्ध इमारत है। पूरा शहर समुद्र में डूब चुका था। वह चप्पू चलाते हुए पानी के रास्तों से आगे बढ़ता है और आखिरकार एक ऊंचे स्थान पर किनारा करता है। वे इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। अब उन्हें पैदल फ्रांस की ओर जाना होगा। जॉन सुझाव देता है
कि पहले कुछ सामान जुटा लिया जाए। वह अपना रेडिएशन डिटेक्टर निकालता है। यहाँ विकिरण स्तर मुश्किल से सुरक्षित सीमा में है। उन्हें जल्द से जल्द किसी इमारत के अंदर शरण लेनी होगी। तभी नेथन दूर कुछ जीवित लोगों को देखता है। वे उनके पीछे पीछे चलते हुए एक बस्ती तक पहुंचते हैं जहां बचे हुए लोग रहते हैं। लंबे समय से विकिरण झेलने के कारण कई लोगों की त्वचा खराब हो चुकी है। सामने एक बड़ी दीवार बनी है और हथियारबंद सैनिक किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। अधिकारी साफ कहता है कि बिना पास के कोई भी शरण स्थल में प्रवेश नहीं कर सकता। बाहर भीड़ बढ़ती जाती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। हालात बिगड़ते देख अधिकारी गोली चला देता है और आगे खड़े कुछ लोगों को गिरा देता है। तभी लोग आसमान की ओर देखते हैं। एक विशाल रेडिएशन तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है। भगदड़ मच जाती है। जॉन अपनी पत्नी एली और बेटे को लेकर भागता है। तभी एक गाड़ी आती दिखती है। वह ड्राइवर से विनती करता है। ड्राइवर अपनी घड़ी की ओर इशारा करता है जैसे उसे भुगतान में वह चाहिए। जॉन बिना सोचे मान जाता है। इस समय जान ज्यादा कीमती है। गाड़ी में बैठे लोग भी फ्रांस के ग्रीन सेफ जोन की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में ड्राइवर गाड़ी रोकता है ताकि लोग थोड़ी देर आराम कर लें। जॉन अपने बेटे के साथ झाड़ियों में जाता है। तभी उसे जमीन में हल्का कंपन महसूस होता है। आसमान में आग उगलती उल्काएं गिरने लगती है। सब लोग पेड़ों को पकड़कर धमाके सहते हैं। सौभाग्य से वे सीधे प्रभाव क्षेत्र में नहीं होते, लेकिन ड्राइवर जब गाड़ी हटाने की कोशिश करता है तभी एक उल्का सीधे गाड़ी पर गिरती है। विस्फोट के बाद हवा में जलने की तीखी गंध फैल जाती है। जॉन बचे हुए सामान इकट्ठा करता है और समूह को लेकर लंदन की ओर बढ़ता है। संयोग से एली की मां लंदन के बाहरी इलाके में रहती हैं और अभी जीवित हैं। उनका वृद्धाश्रम स्वतंत्र एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम से लैस है। अगर ईंधन मिलता रहे तो वे वहां सुरक्षित रह सकते हैं। दादी अपनी बेटी और नाती को देखकर बेहद खुश होती हैं। वे एक शांत रात बिताते हैं, लेकिन आधी रात एली को खांसी की आवाज सुनाई देती है। वह बाथरूम में जाती है और देखती है कि जॉन की नाक से खून बह रहा है। दबाव डालने पर जॉन सच्चाई बताता है। सालों तक बाहर जाकर सामान लाने के कारण उसका शरीर विकिरण से बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। डॉक्टर ने कहा था कि नाक से खून आना शुरू होने के बाद उसके पास केवल 6 से 8 हफ्ते का समय है। एली रो पड़ती है और कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी, बस पति के साथ रहना चाहती है। लेकिन जॉन दृढ़ता से कहता है कि जब तक वह चल सकता है वह उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएगा। अगली सुबह वे एली की मां से विदा लेते हैं। जाते समय मां जॉन को एक पिस्तौल देती हैं और परिवार की रक्षा करने को कहती हैं। वे एक लड़की के साथ फिर से यात्रा शुरू करते हैं। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन रात में अचानक गोली चलती है और पीछे बैठी लड़की की मौत हो जाती है। जॉन बाहर निकलकर सामना करता है। एक लुटेरा धमकी देता है कि गाड़ी छोड़कर चले जाओ। जॉन गोली चलाता है। एक हमलावर गिर जाता है। दूसरे को मारने ही वाला होता है कि उसकी बंदूक खाली हो जाती है। तभी एली जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर दूसरे लुटेरे को मार गिराती है। वे बच जाते हैं। जॉन लड़की को दफनाता है और वे आगे बढ़ते हैं। जल्द ही वे इंग्लिश चैनल पहुंचते हैं। जहां पहले समुद्र था अब सूखी जमीन है और वे कार से पार कर सकते हैं। नेथन को यह अजीब लगता है, लेकिन आगे एक विशाल दरार रास्ता रोक लेती है। 2 मोटी रस्सियां दरार के ऊपर बंधी हैं। उन्हें इन्हीं के सहारे पार जाना होगा। तेज हवा में रस्सियां हिल रही हैं। जॉन आगे बढ़ता है, लगभग फिसल जाता है। एली आंखें बंद कर धीरे धीरे बढ़ती हैं। वे बीच के प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं। तभी भूकंप आता है। पीछे के कुछ लोग गिर जाते हैं और एक सीढ़ी टूटकर नीचे गिरती है। किसी तरह जॉन का परिवार पार पहुंच जाता है। पीछे का रास्ता टूट जाता है। शायद वे आखिरी लोग थे जिन्होंने यह दरार पार की। आगे बढ़ते हुए वे जली हुई बंजर धरती देखते हैं। तभी एक हथियार बंद आदमी सामने आता है। जॉन बताता है कि वे क्लार्क उल्का गड्ढे की ओर जा रहे हैं। आदमी हथियार नीचे कर देता है और उन्हें अपने गुप्त ठिकाने ले जाता है। वहां जीवित रहने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वह जानता है कि यह स्थायी हल नहीं है। वह चाहता है कि जॉन उसकी बेटी को सुरक्षित हरे क्षेत्र तक ले जाए, जबकि वह खुद अपनी अपंग पत्नी के साथ यहीं रहेगा। बदले में वह जॉन को एक फोटो देता है जिसमें उल्का गड्ढे के पास का सुरक्षित क्षेत्र दिखाया गया है। यहीं से उनकी यात्रा एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती है। यह इलाका इस समय युद्ध की चपेट में है। उस आदमी ने जॉन को समझाया कि अगर वे स्थानीय सैन्य अधिकारी को वह फोटो दिखा देंगे तो उसका दोस्त जॉन और उसके परिवार को युद्धग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित निकालने में मदद करेगा। अगली सुबह उस व्यक्ति और उसकी अपंग पत्नी की विदाई भरी निगाहों के बीच जॉन गाड़ी स्टार्ट करता है और सब लोग आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेकिन अब जॉन की खांसी पहले से ज्यादा गंभीर हो चुकी है। एली की आंखों में चिंता साफ झलकती है। वह रुककर थोड़ा आराम करने की सलाह देती है। सब लोग कुछ देर घास पर बैठकर हल्की फुल्की बातें करते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए इस भयावह दुनिया को भूल जाना चाहते हो। तभी दूर से हथियारबंद सैनिकों का एक दल आता दिखाई देता है। साथ चल रही लड़की तुरंत अपने पिता की
पहचान बताती है और कहती है कि उसके पिता यहाँ के अधिकारी के घनिष्ठ मित्र हैं। यह सुनकर जवान सैनिक का रवैया थोड़ा नरम हो जाता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि आगे बढ़ना बेहद खतरनाक है, आगे पूरा युद्ध क्षेत्र है और हर रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। उसी रात वह युवा सैनिक खुद उन्हें एक गुप्त रास्ते से ले जाता है। यह रास्ता उल्का गड्ढे तक जाने का जरूरी मार्ग है, लेकिन यहाँ दिन रात गोलाबारी होती रहती है। गोलियों की बौछार के बीच भागते हुए सैनिक हांफते हुए जॉन से कहता है कि आगे बढ़ने पर उन्हें टेंटों का एक शिविर दिखेगा जहाँ फोटो वाला अधिकारी तैनात था। जॉन उसका धन्यवाद करता है और अंधेरे का फायदा उठाकर परिवार के साथ आगे बढ़ जाता है। सुबह होते होते वे सैन्य शिविर तक पहुंच जाते हैं। जॉन उत्सुकता से अधिकारी के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फोटो में दिखाया गया अधिकारी युद्ध में मारा जा चुका है। यह सुनकर जॉन का दिल बैठ जाता है। फिर भी नया कमांडर एक संवेदनशील और पुराने रिश्तों को महत्व देने वाला व्यक्ति निकलता है। जॉन उनकी पूरी कहानी सुनाता है और अपनी पत्नी बच्चे को सुरक्षित ग्रीन जॉन तक पहुंचाने की विनती करता है। काफी सोच विचार के बाद कमांडर उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। आखिरकार वे सब एक जर्जर बस में बैठते हैं। बस में ज्यादातर सैनिकों के परिवार बैठे हैं, जिनकी मंजिल भी वही सुरक्षित हरा क्षेत्र है। जॉन थकान से सीट पर झपकी लेने लगता है कि अचानक आगे जोरदार धमाका होता है। बस रुक जाती है। सुरक्षा में चल रहे सैनिक नीचे उतरते हैं, लेकिन अगले ही पल विद्रोही हमलावरों की गोली से मारे जाते हैं। जॉन को यकीन नहीं होता कि सैन्य शिविर के इतने पास भी दुश्मन छिपे हो सकते हैं। बस में बैठे परिवारों को जबरन नीचे उतारा जाता है। जॉन जानबूझकर सबसे अंत में उतरता है। जैसे ही एक हमलावर पलटकर दूसरी ओर देखता है, जॉन झपट्टा मारकर उसका हथियार छीन लेता है। बाहर खड़े बाकी लोग भी हिम्मत जुटाकर विद्रोहियों पर टूट पड़ते हैं। सब मिलकर हमलावरों को काबू में कर लेते हैं। तभी बस के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। जॉन दरवाजा खोलकर बाहर आता है। उसने एक हमलावर को मार गिराया है, लेकिन खुद भी गोली लग चुकी है। वह दर्द को छिपाते हुए कहता है कि वह ठीक है। बस फिर से आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद वे सड़क किनारे हरे मैदान देखते हैं। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर एली जॉन को सहारा देकर बस से नीचे उतारती है। सामने का दृश्य देखकर उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ झलक उठती है। विशाल उल्का गड्ढे के भीतर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। चारों तरफ हरियाली, घने पेड़, साफ पानी और जीवन से भरा वातावरण। यह वही पौराणिक सुरक्षित हरा क्षेत्र है जिसके लिए वे इतने समय से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उसी पल जॉन का शरीर जवाब दे देता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी बीमारी और गोली का घाव अब और सहन नहीं कर पाते। अफसोस, वह इस नई जिंदगी की खुशियां खुद नहीं देख पाता। यहीं इस प्रलयकारी यात्रा की कहानी का यह भाग समाप्त होता है।